हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं जेसीईआरटी यानी कि जैक बोर्ड का जो आपका 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ये जो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपका 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स के लिए आपको आता है एग्जाम में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग एक बार क्या कीजिएगा, इस जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको मैं क्या करूंगा पहले आपको दिखाऊंगा, आप उसको एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आएगा तब आप उसका सॉल्यूशन को देखिए, बट क्वेश्चन को आपको देखना है, एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आपको करना क्या है, इसमें 6 और 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकालना। तो आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे इसको 6 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 6 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, जब आप 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 होगा ना, 2 गुना 3 जब आप 6 का एलसीएम लेंगे तो। और जब आप 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा 6 का आ गया आपका 2 गुना 3 और आप लिखेंगे यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, जब आप एलसीएम लेंगे 20 का तो 2 × 2 × 5 आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 × 5। अब आपको लिखना है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 3, 20 का अभाज्य गुणनखंड आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 5। तो जो चीज़ दोनों में मिलेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो आप लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका कर रहे हैं, 6 और 20 का एचसीएफ कर रहे हैं। तो जो दोनों में आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा आपका 6 और 20 का। 6 और 20 का देखिए, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखना है और बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 2 गुना 3 गुना 5, जो आपका मिल गया उसको आपने तो लिख दिया यहाँ पे, और जो नहीं मिला उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया आपका एलसीएम। समझ में आ रहा आप लोगों को, ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में है आपका द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी आपका 2 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है आपका, द्विघात बहुपद दिया गया है आपका x² - 7x + 12। तो इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे x² के आगे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1। जब आप इसको 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, और साथ में x² है तो x² भी आएगा। इस 12 का एलसीएम लेना है। इस 12 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने से आपका -7x आ जाए और गुना करेंगे तो ये पूरा बन जाए। ठीक है, तो 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3। तो अब देखिए, अब आपको पेयर बनाना है। तो देखिए पेयर बना रहे हैं, इसका जोड़ा बनाना है। तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन आपको -7 चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, -4 -3, जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो -7 आ जाएगा। और -4 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। तो अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x² माइनस का, सबसे पहले लिखिए 4x - 3x + 12 = 0। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले 3 भी लिख सकते हैं, पहले 4 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आपको x कॉमन आ रहा तो बचेगा आपका x - 4। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, -3, तो बचेगा आपका x - 4। ठीक है, अब इन दोनों से ही, यहाँ से और यहाँ से x - 4 आपका कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या आपका, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा आपका -3 = 0। तो अब क्या करेंगे, x - 4 को
जीरो के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4, और x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, यानी कि दो शून्यांक आपका आ गया, तो शून्यांक 2 आ गया आपका कौन कौन सा, x बराबर 4 और x बराबर 3। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। देखिए उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण का मतलब होता है कि आपको नीचे से ऊपर देखना है, और अवनयन कोण का मतलब होता है कि आपको ऊपर से नीचे देखना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये एक स्तंभ है, इसकी छाया की जो लंबाई है वो आपको बोला गया है कितना है, एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई का, स्तंभ का ऊंचाई अगर h होगा तो छाया की लंबाई कितना होगा, उसका ऊंचाई की √3 गुनी है। तो सूर्य का क्या निकालना है आपको, उन्नयन को निकालना है। तो देखिए इस तरीके से आपका एक डायग्राम बनेगा, ये आपका बेस हो गया। यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है जो क्या कर रहा है, इस स्तंभ को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, ये h हो गया, इसको h मान लेंगे, ए बी, ये हो गया c, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका छाया का जो हो जाएगा ऊंचाई h होगा, तो उसकी जो ऊंचाई की जो लंबाई जो है, देखिए एक स्तंभ के छाया की लंबाई, लंबाई जो है वो ऊंचाई के √3 गुनी है। तो ये हो गया इसका ऊंचाई, ऊंचाई का √3 गुना क्या है, लंबाई है इसका। ठीक है, √3h। तो अब यहाँ पे दो चीज आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई अगर आप मानेंगे h, तो छाया जो हो जाएगा आपका, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, √3h। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें tan थीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को P पता है और B पता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका AB अपॉन BC। ठीक है, तो अब tan थीटा बराबर AB कितना है आपका, AB है h, और BC कितना है आपका √3h। तो ये h से h आपका कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर जो होगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एपी का प्रथम पद 2 है और सार्वअंतर क्या है, 3 हो, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत इसको कलेक्शन से निकाला है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपका जो वर्मा गेस है, ठीक है, उस पर भी आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, जरूर ट्राई कीजिएगा, एग्जाम में आता ही है। और ये देखिए, ये जो है आपका वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपका जो चैप्टर है एपीजीपी का, एपी का, ठीक है, उससे ये आया गया है। समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, एपी का प्रथम पद 2 है और सार्वअंतर आपका 3 है, यानी कि ए दिया गया है और आपको डी दिया गया है, तो आपको 8वां पद बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना सकते हैं। जो प्रथम पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, यानी कि ए दिया गया है आपका 2 और सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर यानी कि आपको दिया गया है डी, डी कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो आपको बोला गया है कि 8वां पद निकालिए। तो 8वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस 1 कम करेंगे यानी कि 7d। तो a का वैल्यू अगर 2 है प्लस 7 गुना d का वैल्यू कितना है 3, तो 2 प्लस 7 या कितना हो जाएगा आपका 21, यानी कि ये आ जाएगा आपका 23। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 23 आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों को, आप लोग नोट कीजिएगा, इसको ट्राई भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
यानी कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तार को मोड़कर क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा? तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे तो जो आपका तार है, ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो वृत्ताकार तार है, उस तार को मोड़कर क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया। यानी कि तार की जो लंबाई होगा, तार का जो परिधि होगा, वो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्वेश्चन को समझना है आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा तभी आप लोग इसको कर सकिएगा। तो प्रश्न से क्या होगा कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि वो बराबर हो रहा है आपका किसका, वर्ग का परिमाप का बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वृत्त की परिधि कितना है आपका 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप याद है ना आप लोगों को, परिमाप मतलब क्या होता है, बाहरी माप। तो अब देखिएगा यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना पाई को कितना लीजिएगा, पाई बराबर होता है 22/7 और आर आपका कितना है, आर आपको त्रिज्या दिया गया था 28 बराबर 4 गुना ए। आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहां से देखिएगा आपका 2 गुना 22/7 पाई की जगह में आ गया और आर की जगह में क्या आ गया, आर मतलब त्रिज्या आपका 28 सेंटीमीटर है बराबर 4 गुना भुजा। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, ठीक है। ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि ये सारी चीज गुना में है और यहाँ पे भी गुना में है, तो आप इजिली कैंसिल कर पाएंगे। तो 2 गुना 22 कितना आ जाएगा आपका 44 बराबर ए, यानी कि ए जो आ गया आपका, जो भुजा आ गया वो कितना आ गया 44, यानी कि 44 आ गया आपका ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में आप क्या लिखिएगा, लास्ट में लिखिएगा अतः, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, अतः वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है आपका 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि r आपका है 5,6, बिंदुओं a आपको दिया गया है 6,5 एवं b दिया गया है 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको मध्य बिंदु निकालना है, AB का मध्य बिंदु, ठीक है। और जिसमें से आपको यहाँ पे ए और बी दिया गया है, ये आर हो गया आपका क्या मध्य बिंदु, तो वाई आपको निकालना है, वाई का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, ये x का हो गया, तो y के लिए क्या हो जाएगा y1 + y2/2, ये हो गया आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको अभी दिया क्या गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है आपको, यानी कि अगर आप डायग्राम से देखिएगा, अगर आप डायग्राम से देखिएगा तो a और b, ठीक है, a आपका है 6,5, b है आपका 4,y, तो r कितना हो जाएगा, r आपको दिया गया है 5,6। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y। तो यानी कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 5,6 बराबर x1 + x2/2, तो x1 है आपका 6, y1 x2 है आपका 4, तो 6 + 4/2 कॉमा y1 + y2, y1 है आपका 5 और y2 है आपका y/2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका 5,6 बराबर, ये हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10/2 कॉमा 5 + y/2, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 बार में आ गया। तो ये जो आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ये x का x से तो आपका मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो 6 = अब y को y के साथ करेंगे, 6 = 5 + y/2। तो आप इसको क्या कीजिएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 + y बराबर कितना है 12 है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 12, ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका कितना 7, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो y का वैल्यू हो गया 7। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था y, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि स्तंभ का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो आपको उन्नयन कोण बोला गया है, यानी कि नीचे कोई व्यक्ति है जो 60 डिग्री से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। ठीक है, 60 डिग्री कोण से कोण बन रहा है जो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। यहाँ पे बन रहा 60 डिग्री का कोण। ये हो गया आपका ABC, तथा उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई। स्तंभ बन रहा है ये और इसका छाया बन रहा है ये। स्तंभ की छाया की लंबाई है 20 मीटर, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको h निकालना है। तो आपको h निकालना है, तो यानी कि हम लोग उसमें 10 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो ये हो गया P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई जो है वो कितना है, h है। तो त्रिभुज ABC में AB बटा, क्योंकि tan थीटा कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो AB बटा BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा। और थीटा मतलब कितना है, एंगल। तो यानी कि आप लिख सकते हैं tan थीटा की जगह में आप 60 लिख दीजिए, बराबर AB कितना है, h है, और BC कितना है आपका 20 है। कोई दिक्कत इसमें? तो tan थीटा जो है, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। देखिए जब तक वैल्यू याद नहीं रखिएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर h/20। आपको निकालना क्या है, h निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को h से गुना करेंगे तो h हो जाएगा, 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। तो ये आ गया h, आपका आ गया फाइनल आंसर। यानी कि आपको निकालना था, स्तंभ की ऊंचाई निकालना था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो इसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बात ऐसा है कि 2 मार्क्स के लिए आप बोलेंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स खाली मिलेगा, तो उसको देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन को टारगेट में लेना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोला गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, घन का विकर्ण होता है आपका √3a होता है घन का विकर्ण। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घन का विकर्ण याद रखिएगा √3a। तो अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको घन का विकर्ण दिया गया है 6√3 बराबर √3a। ठीक है, तो ये देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a², यानी कि 6 इंटू a² कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 216 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखिएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही बेहतरीन वीडियो अभी आप लोगों के लिए आता रहेगा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आप लोग इसको देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।